निरंतरता भारत में आते रहे और भारत को अपने आगोश में लेने में वो सफल रहे। तो सबसे पहले जैसे कि हर कक्षा में बताता हूं कि भारत में उनके सफलता का दो कारण था। एक सबसे बड़े थे आपके महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के सिद्धांत को लोग नहीं समझा। और दूसरे थे आपके महावीर स्वामी। इन्होंने क्या किया कि लोगों को अहिंसक बना दिया। आप स्वयं देखे होंगे कि चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या आज कलयुग है, किसी युग में भगवान के जितने भी रूप हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं वो सत्य के रक्षा के लिए हिंसा का अनुसरण किया था। स्वयं आप देख सकते हैं कि अगर ऋग्वेद देखें तो विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच भी संघर्ष हुआ था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है और जिसे हम दशराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, दशराग्य युद्ध कहते हैं। और ये आपके 7वें मंडल में आया हुआ है। पूछता भी है परीक्षा में कि सर्वप्रथम एक भीषण संघर्ष की चर्चा कहाँ आया है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया है। तो संघर्ष वहां भी होता है। और ध्यान रखने, कभी भी मंथन से ही घी निकलता है। देखे होंगे घर्षण से आग पैदा होता है, आग में ऊर्जा होती है। तो इस ढंग से घर्षण होना चाहिए, मंथन होना चाहिए, उससे घी निकलता है, युद्ध होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये लोग कोई बुरे नहीं थे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन महात्मा बुद्ध उस समय में बड़े पैमाने पर जो बलि दिया जा रहा था और जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण था, महिला जैसे परम पूजनीय चरम आदरणीय मातृ स्वरूपा को समाज में सम्मान कम मिल रहा था। अतः ये लोग आकर और समाज को समानता देने का प्रयास किया, हिंसा को कम किया। यहाँ भी प्रकृति के बहुत बड़े समर्थक का, इन्होंने भी धन संचय को रोका, झूठ बोलने को रोका, चोरी करने को रोका, सत्य का अनुसरण करने को कहा, हिंसा को रोका, ब्रह्मचर्य के अनुसरण की बात कहा। चूंकि शक्तिशाली और राजा बहुत सारे विवाह करते थे और विलास प्रियता में लगे थे। इन लोगों का जो सिद्धांत था ये तत्कालिक रूप से बढ़िया था और देखा जाए तो सभ्य समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए बढ़िया है। लेकिन एक ध्यान रखना, केवल जब तक सांप के मुंह में विष और दांत रहेगा तब तक हमें उससे बचने के लिए हाथ में लाठी रखना पड़ेगा। अगर सांप से विष जब तक समाप्त नहीं होता है, हमें लाठी छोड़ना नहीं चाहिए। तो वही चीज है, दो तरफी हिंसा को रोका जा सकता है, एक तरफी हिंसा को रोकना संभव नहीं है। जब तक विदेशों में भी अहिंसा नहीं फैल जाए, केवल भारतीय अगर अहिंसा की नीति का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही रूप से आप समाप्त हो जाएंगे, आप मिटा दिए जाएंगे। इसलिए आपको सुरक्षात्मक रूप से रहना चाहिए। ये लोग जो काम किया था उस समय के लिए बढ़िया था, बाद के लिए सही नहीं था। ये चीजें विदेशों में फैल गई। आप देखे होंगे जो वर्तमान भारत की रूपरेखा आप देख रहे हैं, जिसके नीचे ये श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है। यहाँ देख रहे हैं आपका भारत का ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका इंडोनेशिया है, ये बांग्लादेश हटा, ये सब भारत था बाबू। ये जितने भी अगल बगल देख रहे हैं, जब मालदीव हो, लक्षद्वीप तो अभी मेरा है, ये अंडमान निकोबार तो मेरा है, लेकिन इंडोनेशिया भी हमारा ही था, श्रीलंका भी हमारा था। बांग्लादेश तो आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान से 1971 में अलग हटा, भारत से हट गया था पाकिस्तान नाम से 14 अगस्त 1947 को, आपको पता ही होगा। तो ये भारत ही था। ठीक इसी ढंग से आपका एक पाकिस्तान देख रहे हैं, ये भी भारत था। ये अफगानिस्तान देख रहे हैं, ये भी भारत था। अभी ये हिमालय के 3 पहाड़ जो देख रहे हैं आप, चाहे वो बृहद हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, आज ये नेपाल में पड़ रहा है, ये भी भारत था। ये भूटान जो देख रहे हैं, ये भी भारत था। यहाँ तक कि आप जम्मू कश्मीर के इधर वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान वगैरह, तजाकिस्तान वगैरह, यहाँ तक इंडिया का विस्तार था। यहाँ तक कि ये जो हिंदू कुश पर्वतमाला है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैला है। मैंने यहाँ लिखा हिंदू कुश पर्वतमाला, ये भी इंडिया था, इसीलिए इसका नाम था हिंदू कुश पर्वतमाला। लेकिन जब चीन ने महादीवार बना लिया, ये देख रहे हैं महादीवार, ये यहाँ भी मैंने थोड़ा सा बनाया है। ये जो है महादीवार इतना ऊंचा था, उसके पश्चिमी भाग में इतना खड़ था कि जो चरवाहे आना चाह रहे थे चीन में, वो रुक गए।
उनके तीरंदाज जो थे वो बहुत मजबूत थे और भारत में प्रवेश को बिल्कुल रोक कर रखे थे, सॉरी चीन में। ऐसी स्थिति में वो क्या है, चीन के महानिवार के कारण तो ऐसे भारत में आना शुरू हो गए। और भारत में जब ये विदेशी यूनान से ईरान होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान होकर जब भारत में प्रवेश किए ये, तो अपने नीतियों को इन्होंने भारत में लागू करना शुरू कर दिया। हालांकि गार्गी संहिता में लिखा है, आपको शायद पता होगा कि यमन हालांकि बर्बर है, इसके बावजूद भी ज्योतिष विद्या में ये पारंगत है, यानी कि अच्छे थे, इनकी सोच अच्छी थी, प्रकृति के बारे में मानसून वगैरह की परिकल्पना इन्होंने अच्छे प्रकार से किया था। और देखा जाए तो इन्होंने काफी तरक्की भी भारत में करने में योगदान दिया। कला के क्षेत्र में, मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में इनकी तरक्की अच्छी खासी रही है। लेकिन यदि हम आगे थोड़ी सी बता दें कि इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा। आपस में छुआछूत आ गया, जात पात आ गया, ऊंच नीच आ गया, जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत भारत में लेकर आए, गोरे काले के कंसेप्ट को लेकर आए। भारतीय साहित्यों में इन्होंने परिवर्तन करना शुरू कर दिया, भारतीय वेदों में परिवर्तन करना शुरू कर दिया, पुराणों में परिवर्तन इनके कारण बड़े पैमाने पर हुआ, उपनिषदों में बहुत सारे परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजें जो आज हमारे धर्म में थोड़ी थोड़ी कमजोरी नजर आती है कहीं कहीं बहुत ज्यादा अध्ययन के बाद। हालांकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें अगर बढ़िया से देखा जाए तो अच्छाइयां बहुत है। जो मनु की शिकायत लोग करते हैं तो मनु स्मृति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। मनु स्मृति एक ओनली लॉ की बुक है, सोशल लॉ, वो है न कि रिलीजियस बुक है। लेकिन आपके चारों वेद अगर निकाले, 18 पुराण निकाले, 108 उपनिषद निकाल ले, अगर हमसे 6 वेदांग निकाल ले, अगर या फिर षड्दर्शन निकाल ले, तो कहीं भी बारीकी से ढूंढने के बावजूद भी कमी नहीं नजर आती है। एक तो एग्जाम्पल्स के रूप में है, जहां कहता है आपके गार्गी संहिता में ही लिखा है, अगर कि ज्यादा बोलोगी तो सिर तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर पुरुष शक्ति दिखाई पड़ती, चूंकि यूरोप में महिलाओं का सम्मान नहीं था। एक भी आज जान लीजिए कि अमेरिका सबसे पहले जो है आधुनिक संविधान को लागू किया था 1793 में, और लोकतंत्र का वास्तविक विकास शुरू हुआ अमेरिका से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। उस देश में आज तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, आश्चर्य करेंगे आप। हमारे यहाँ तो 2 महिला राष्ट्रपति बन गई है, लोकसभा के अध्यक्ष भी हमारे यहाँ बन गई है। तो इस ढंग से हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर पद पर मुख्यमंत्री रही है, आज भी कई महिलाएं मुख्यमंत्री है, चीफ जस्टिस भी हमारे यहाँ की महिला बनी है, हमारे यहाँ के स्पेस पे भी महिला चली गई है। और पहले भी हमारे यहाँ पे दुर्गा जी थी, लक्ष्मी थी, सरस्वती थी, आज तो हमने नहीं डाल दिया है देवता को। तो पहले भी धरती माता हमारी माता है, गंगा मैया हमारी मैया है, जमुना मैया हमारी मैया है, गंगा मैया को शिव के शीश पर हम लोग डाल दिए हैं। तो हमारे यहाँ ये सब महिलाओं का सम्मान था ऐसा। और जातीय विषमता भी भारत में बिल्कुल नहीं थी। जो मूल भारतीय थे उनका सबका इज्जत था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के ही व्यक्ति राम की कहानी लिखे थे वाल्मीकि ने। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ब्राह्मण ने लिख दिया था, आपको पता होना चाहिए। जो रामायण पहला है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो एक से एक वेदों में भी सभी लोग मिलकर लिखा करते थे, यानी केवल एक पहचान था, लंबा आदमी, गोरा आदमी, मोटा आदमी, नाटा आदमी। वैसे ही जातीय चिन्ह एक पहचान था, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण था। जैसे आज कहा जाए बैंकर हो गए, इसी ढंग से कहा जाए प्रोफेसर हो गए, मास्टर हो गए, सैनिक हो गए, वैसे उस समय कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण था। एक ही घर में हर जात के लोग रहते थे। लेकिन ये बाद में शक, कुषाण, पहलव, पार्थियन जो आए विदेशी, इन्होंने जातीय निर्धारण करना शुरू कर दिया, छुआछूत शुरू कर दिया। आज इसका दंश के रूप में हम देख सकते हैं कि हमारा देश टुकड़े में तो बटा ही है, प्रशासनिक स्तर पर भी समाधान करने में अनेक कठिनाइयां आती है। हालांकि उनकी अच्छी चीजें भी भारत में, कंधार कला आया, मथुरा कला आया, ठीक इसी ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने मानवीयता का थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी किया। बड़े पैमाने पर भारत के व्यापार विदेशों से हुआ, रोम से हमारे संबंध काफी अच्छे हो गए। इन सब चीजों को हम देखते हैं, आने जाने का मार्ग खुला, ये अच्छी चीजें हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत बहुत पिछड़ा हुआ था। भारत में साहित्य के विकास हो चुके थे, विश्व के सबसे पहले साहित्य और वेदों की रचना हम ही लोग किए थे। यहाँ पर इतना संस्कृत जो है सुलझा हुआ था, जो देखकर आश्चर्य होता है कि व्याकरण के इतने अच्छी ग्रंथ कैसे लिखी गई। आप देखे होंगे पतंजलि के महाभाष्य को देखिए, जो 400 ईस्वी पूर्व में लिखा गया था। शायद संसार में किसी भी विषय की जन्म भी नहीं हुई थी उस समय, हमारे यहाँ व्याकरण भाषा का लिखा जा रहा था। तो इस ढंग से भारत एक काफी जो है प्रबुद्ध देश था, काफी विकसित देश था, और काफी अच्छाइयां यहाँ थी हड़प्पा सभ्यता के। और शेषों से भी इसका प्रमाण मिलता है कि एक ही स्नानागार था। वहां कहा था कि ब्राह्मणों के लिए अलग स्नानागार हो, दलितों के लिए अलग स्नानागार हो, एक ही सभागार था। कहाँ अलग अलग जाति के लिए सभागार था, एक ही जो है अन्न के भंडार थे। कहाँ अलग अलग जाति के लिए अन्न के भंडार थे, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, श्रमिक आवास जरूर था, जहाँ श्रमिक रहा करते थे।
जो व्यापारी लोग थे वो बड़े बड़े दुर्ग में रहते थे, सहयोगी लोग थे वो सामान्य बस्तियों में रहते थे। लेकिन जाति के आधार पर किसी तरीके का कोई वर्गीकरण हड़प्पा सभ्यता के कहीं भी साक्ष्य से नहीं मिलता है। लेकिन बाद के लोगों ने तोड़ मरोड़ करके इन चीजों को ऐसा फैला दिया जो विदेशों से संक्रमण होकर हमारे भारतीय इतिहास को आज भी एक दंश दे रहा है। और कई टुकड़े होने के बावजूद भी आज जो बचा हुआ भारत है इसमें भी देख रहे हैं कि इन तथाकथित राजनेताओं के द्वारा जो अंग्रेजों के चमचे थे, बेलचे थे, और अंग्रेज जब जाने लगे थे इन चमचे और बेलचों को सत्ता देकर चले गए। इन बेलचों के कारण ही हमारा देश आज टूट रहा है। कोई जातीय जनगणना करा रहा है तो कोई जातीय भाषण दे रहा है। इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा ये लोग नहीं समझते हैं। ये गायक भी देख रहे हैं, तरह तरह के कैसे कैसे जातीय स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं है, क्योंकि उसी से राजनीतिक रोटी सेकी जा सकती है जो विदेशों ने भारत को बांटो और राज करो की नीति लेकर चला था। पहले विदेशी बांट रहे थे, अब देशी बांट रहे हैं और राज कर रहे हैं। उससे करने की आवश्यकता है। और बीपीएससी और आईएएस में आपके अगर अप्रोच आते हैं तो इस प्रकार से लिखते अगर है कि भारत में इस प्रकार की कोई चीजें नहीं थी तो अंक जो है प्रशासनिक जो जांच कॉपी करते हैं बहुत देंगे और निश्चित रूप से आप अच्छे अंक लेकर अच्छे पास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।